नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। असम में विधानसभा चुनाव ने पूरी रफ्तार से चुनाव प्रचार यहां देखी जा रही है। 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। 3 अप्रैल को बीजेपी के कई नेताओं ने चुनावी रैली को संबोधित किया और लोगों के साथ विकास की बातें साझा की। 3 अप्रैल को बीजेपी नेताओं ने असम में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। गृह मंत्री अमित शाह ने गोलपाड़ा में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई 4 शादी नहीं कर सकेगा। यूसीसी के नाम पर कांग्रेस आदिवासियों को डराती है कि आप पर भी यूसीसी लगेगी, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। इस क्षेत्र को ईश्वर ने मन खोलकर प्रकृति का आशीर्वाद दिया है, मगर कांग्रेस की सरकारों ने इस असम को घुसपैठियों के हवाले कर दिया था। पलाशबारी वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को असम से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये घुसपैठिए असम के गरीब की जमीन छीन रहे हैं, हमारे नाम घर की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। काजीरंगा के जंगलों में उन्होंने कब्जा किया, हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहे हैं। वहीं असम के नॉर्थ कामरूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां का माहौल देखकर लगता है कि लोगों ने बीजेपी की हैट्रिक का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को लोग कमल को जिताकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी और हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यही कठोर निर्णय है जो आज हमें जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर गरीब का पैसा, गरीब की मेहनत की कमाई अगर राज्य के विकास में लगती है और वो इन योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचता है तो गरीब हर फैसले का स्वागत करता है। आज इस असम प्रदेश में बड़े पैमाने पे जो यहाँ के लोगों का हक मांग रहे थे, वैसे घुसपैठियों को बाहर निकालने का रास्ता हमारी सरकार ने देखना शुरू कर दिया। हम लोगों ने डिटेक्ट भी किया है, अब डिलीट भी किया है। अब बारी क्या है? अब इनको डिपोर्ट करने की बारी है और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो असम के लोगों को इसका हक दिलवाएंगे और इन घुसपैठियों को निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखलाएंगे। मित्रों, मेरे बहुत संख्या में यहाँ मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सभाएं हो रही हैं, एनडीए के पार्टी के नेताओं की जो सभाएं हो रही हैं, माता बहनों की उपस्थिति इस बात को दिखा रही है कि माता बहनें आज पूरी तरह से अपनी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आगे निकल आए। इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारपेटा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने के साथ सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित कर रही है। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार ने आज इस पावन धरा से जुड़ी हुई इन विभूतियों को, उनके देश के प्रति योगदान को, असमिया संस्कृति को संरक्षण करने के कारण उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। और उस परंपरा में याद करिए, आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
संगीत और संस्कृति के लिए असम के महानायक के रूप में भूपेन हजारिका को 2019 का भारत रत्न देकर के भारत रत्न की परंपरा को गौरवान्वित करवाया। असम में 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए 7 अप्रैल की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। यानी अब चुनाव प्रचार के लिए 4 दिन बचे हैं। यही कारण है कि जीत की हैट्रिक के दावे के साथ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आम आदमी पार्टी को इस देश में सबसे तेजी से राइज करने वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से आम आदमी पार्टी के नेता विवादों में भी घिरे। इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, राघव चड्ढा का। पार्टी ने उन पर कार्रवाई कर दी है। इस कार्रवाई को लेकर देश में सियासी पलटवार शुरू हो गया है। राघव चड्ढा ने खुद पर हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। इधर बीजेपी और कांग्रेस भी इस सियासी रसाकसी में कूद गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में उपनेता रहे राघव चड्ढा, जिन्हें लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया है। साथ ही पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को सूचना दे दी गई है कि राघव चड्ढा को बोलने के लिए समय न दिया जाए। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। राघव चड्ढा ने सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जहां एक और राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इसे आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा का आपसी मुद्दा करार दिया है। जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो उस पर वो अपनी आवाज़ उठाता रहे। और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे हैं। सामूहिक या संगठित गिरोह चलाना पसंद करते हैं, तो उसमें राघव चड्ढा शायद सूटेबल नहीं होते होंगे। उनको बोलने पे पाबंदी लगाना ये मुझे थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। जाहिर है कि राघव चड्ढा के मुद्दे ने देश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
कहते हैं समंदर की लहरों पर राज वही करता है जिसके इरादे फौलादी हों। आज भारतीय नौसेना ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी पूरी कर ली। मझगांव डॉक में तैयार हुआ INS तारागिरी अब समंदर का वो रखवाला है जिसे देखकर दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। प्रोजेक्ट 17A का एक चौथा योद्धा भारत की समुद्री ताकत में 4 चांद लगा रहा है। INS तारागिरी सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समुद्र में तैरता हुआ एक किला है। इसमें लगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के लिए काल साबित होगी, जो बिना आहट दिए मीलों दूर बैठे शिकारी का काम तमाम कर देगी। इसकी रडार तकनीक इतनी सटीक है कि दुश्मन की कोई भी चाल धूल चाटती नजर आएगी। INS तारागिरी की खासियत अत्याधुनिक तकनीक और घातक हथियारों से लैस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगाया गया। MF स्टार रडार, MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम लगाया, 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम भी मौजूद। पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए रॉकेट और टोरोपीडो भी लगाए गए। INS तारागिरी का वजन 6,670 टन। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती मिसाल है। इसे बनाने में भारतीय इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिए हैं। 75% स्वदेशी सामान से बना यह जहाज बताता है कि अब भारत रक्षा क्षेत्र में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए कमर कस चुका है। मझगांव डॉक ने इसे तराश कर नौसेना की शक्ति में नहले पर दहला जड़ दिया है। तारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। पिछले विशाखापट्टनम से INS तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। ये एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह नेसेसिटी है। इस बात को यानी मैरीन इंपॉर्टेंस को हम भली भांति समझते हैं। हिंद महासागर में बढ़ती हलचलों के बीच INS तारागिरी का आना इस बात का सबूत है कि भारत अब आंखें मूंद कर नहीं बैठा। जो भी भारत की अखंडता पर आंख उठाएगा, तारागिरी उसे छठी का दूध याद दिला देगा। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारी समुद्री सीमाएं अब सुरक्षित हाथों में है। तारागिरी के आने से भारतीय नौसेना की धाक पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को खत्म करने के मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के आदेश के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ सरकार इसे कोर्ट के आदेश का पालन बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहा है। MP की सियासत में गुरुवार की रात उस समय उबाल आ गया जब कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात में भोपाल विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद की गई है, जबकि कांग्रेस इसे नियमों के खिलाफ और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रही है। इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। नहीं, विधानसभा तो इसलिए पहुंचा कि प्रदेश की जनता को पता चले कि ये क्राइम रात में करते हैं। सुबह वही आदेश आया जो हमने रात को अंदेशा जाहिर किया था। राजेंद्र भारती जी को कोर्ट ने 60 दिन का समय दिया। इंटेंशन है कि इनको साथ न्याय होना चाहिए। हमारी विधानसभा अध्यक्ष इसको नहीं मानते हैं, यहाँ की व्यवस्था नहीं मानती, ये अपराध है। सर, एक चीज और है, 3 साल की सजा हुई है आपके कांग्रेस के विधायक को, तो क्या नहीं लगता कि विधानसभा को उनको जो है निष्कासित करना चाहिए? ऐसा है, 3 साल की सजा के बाद उसी कोर्ट ने उनको कहा है कि आपको 60 दिन का अगली अदालत में जाने का समय है। इंटेंशन क्या है, हमने जो फैसला दिया इसको और चेक करो, यानी इतनी जल्दी क्या थी। वहीं सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया है और कामकाज में बाधा डालने की कोशिश करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इसका लेना देना नहीं है। राजेंद्र भारती जी ने भ्रष्टाचार किया,
कोर्ट में उनको सजा मिली, 3 साल की सजा मिली। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में ये निहित है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा यदि होगी तो सदस्यता स्वतः ही समाप्त होगी। तो ये तो कोर्ट का निर्णय है, इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? और विधानसभा के लिए ये जरूरी है कि उसको उनकी सदस्यता समाप्त करनी है। और जीतू पटवारी जी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि वो किस हैसियत से विधानसभा पहुंचे। वो विधानसभा के सदस्य तो है नहीं, और जब वो विधानसभा के सदस्य नहीं है तो उनको विधानसभा नहीं जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? नेता प्रतिपक्ष तो आए नहीं। बता दें कि 27 साल पुराने मामले में सुनाई गई 3 साल की सजा। दिल्ली की MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा। FD हेराफेरी मामले में हाई कोर्ट ने पाया दोषी। राजेंद्र भारती 3 बार के विधायक हैं। 2023 में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर दतिया सीट जीती। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या फिर इसमें राजनीति हावी है। फिलहाल इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सियासत और गरमाने के आसार हैं। तो वो सवाल उठ रहे हैं कि विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है क्या वो कानून के तहत हुई है या उस पर राजनीति हावी है। फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन नोबेस के साथ मुक्ता पाठक। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसने 1980 के दशक और आखिरी दौर में 1990 की शुरुआत में अपने इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक वक्त को देखा, जब मिलिटेंसी ने अपनी जड़ें जमा ली और तेजी से पूरी तरीके से कश्मीरी पंडितों को उखाड़ फेंका गया। लोगों ने बगावत शुरू कर दी। इसके बाद घाटी में डर, हिंसा और गहरे सामाजिक उथल पुथल का दौर आया और उस दौर में कश्मीरी पंडित समुदाय के बड़े पैमाने पर विस्थापन का दौर दिखा। आज दशकों के बाद भी कश्मीर में न्याय और पुनर्वास के लिए कश्मीरी पंडित संघर्ष कर रहे हैं और आज भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है घाटी के लिए। कश्मीर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली एक ऐसी सुंदर घाटी जिसके स्वर्णिम इतिहास पर अंधेरा तब छाया जब आतंकवाद और अलगाववाद ने इसे अपना शिकार बनाया। 1990 के शुरुआत में कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद इतना तेजी से फैला कि इसने वहां के हिंदुओं को ही शिकार बना डाला। नतीजा ये हुआ कि घाटी के कश्मीरी पंडित पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए 90s में जब यहाँ दहशतगर्दी उठी और दहशतगर्दी के बाद जिसके हाथ में गन था या जो हुर्रियत का कारिंदा था या हुर्रियत का चमचा था, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की जो लैंड है एवं के मंदिरों तक भी कब्जा कर लिया। क्योंकि एक तो कश्मीरियों को यहाँ फोर्सबली यहाँ से भगाना, उसके बाद उनकी जायदाद पे चाहे बाग हो, चाहे मकान हो, चाहे दूसरी उनकी प्रॉपर्टी हो, उन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है जिसके हाथ में गन था या जो हुर्रियत का चमचा था। हम लोग उस चीज़ का स्वागत करते हैं। आप सबको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि जो कश्मीरी पंडित है जो यहाँ से पलायन करके गए हैं वो वापस यहाँ पे आए और वापस उनको रिहैबिलिटेशन जो सरकार की तरफ से जो भी कोशिश होगी, मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडित समाज यहाँ का एक हिस्सा है और उनको यहाँ आना चाहिए। ये अच्छा स्टेप है, ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब CM साहब ने। इससे पहले भी LG साहब ने ये स्टेप लिया था जो यहाँ के इलीगल है, जैसे कि जो इलीगल लैंड ग्रैबिंग हुई थी, जो कल असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने भी कहा 3700 कनाल आसपास जितने भी इलीगल थे वो वापस किया गया है। और साथ में उसने ये भी ऐलान किया है क्योंकि हम हर जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप्स लगाएंगे जो 2-2 दिन बैठेंगे वहाँ पे और वो देखेंगे कि कश्मीरी पंडित जो है किनका इलीगल यहाँ लैंड ग्रैब हुआ है उनको बाज़ाब्ते वो वापस किया जाएगा। ये अच्छा कदम है। आपको बता दें कि 19 जनवरी 1990 की वो रात भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले घाटी के लिए काली साबित हुई और इसे खूनी बनाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान समर्थित कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने किया, जिसमें पंडितों की हिट लिस्ट बनाई गई, महिलाओं के साथ गलत काम किया गया और उनके घरों को भी जला दिया गया। आंकड़ों की माने तो घाटी से उस वक्त करीब लाखों पंडितों ने पलायन किया था। जहाँ पे हर एक जिले में यानी कि कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर घाटी में जितने भी जिले हैं
उन डिस्ट्रिक्टों में जो भी कश्मीरी पंडित उस टाइम रहते थे उनको 2-2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन वो कैंप रहेगा और वहाँ पे वो फॉर्म जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास है उस जायदाद की जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करें। और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो ज़मीनें हड़पी गई है उनको वापस जो है हैंड ओवर किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन आज फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में ये बात की पुष्टि की है कि हम ज़मीनें वापस देगी। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में और कितना ज़मीनी सतह पर जो है ये लैंड उनको दिया जाएगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेप का वेलकम किया, लेकिन उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि असेंबली में कहना और ऑन ग्राउंड ये प्रोवाइड कर लेना, ऑन ग्राउंड इस बात को दिखाना कि हमने ज़मीन वापस दी है उनको ऑन ग्राउंड जब तक हम देखेंगे तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत गंभीर मसला रहा है, कई सरकारों के लिए भी रहा है, लेकिन खास करके कश्मीरी पंडितों को जिस संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा और जो दर्द आज भी वो महसूस करते हैं उसे शायद ही कोई सरकार या फिर कोई दूसरा समुदाय महसूस कर पाए। तो इंडिया डेली के इस बुलेटिन में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर और फिर उसके एक दिन बाद पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन के साथ नारकोटिक्स के पैकेट बरामद होने के बाद ये बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान भारत में नशा और आतंक फैलाने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। शुक्रवार को पंजाब के गुरदासपुर में बीओपी भरियाल के नजदीक सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसके साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि सीमा के जरिए पार से तस्करी की कोशिश की जा रही है। इससे एक दिन पहले ही जम्मू में पाकिस्तानी सीमा के पास पर भी सुरक्षा बलों ने नशे की एक बड़ी खेप बरामद की थी। लगातार दूसरे दिन ऐसी घटना का सामने आना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी सिर्फ नशे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आतंक को बढ़ावा देने की साजिश भी छिपी हो सकती है। गुरदासपुर और जम्मू से लगातार 2 दिनों में हुई बरामदगी ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है ताकि इस तरह की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई हैं। सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार दूसरे दिन भी भारत पाकिस्तान सीमा से नशे की खेप का बरामद होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब आतंक के साथ साथ भारत में नशा भी फैलाना चाहता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि इस नशे से वो भारत के युवाओं को बरगला सके और इससे कमाए हुए पैसे से आतंक फैला सके। इसके चलते भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि पाकिस्तान की किसी भी ऐसी हरकत को नाकाम किया जा सके। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।